गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं 25 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। एंड द फर्स्ट आर्टिकल इज ब्लडी नाइट्स इन गाजा एज इसराइल स्टेप अप अटैक। तो हम लोग कैसे जानते हैं कि 7 अक्टूबर से ही गाजा और इसराइल के अंदर ये जो युद्ध है, ये जो एक अटैक है वो चालू हो गए थे। और उसके बाद से आज के दिन जो गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री है उनका ये बयान आया है कि एक रात के अंदर पिछले सिर्फ 24 घंटों के अंदर पैलेस्टाइन के 704 लोगों की जान जो है वो जा चुकी है इसराइल के अटैक्स के द्वारा। तो ये अभी तक का सबसे डेडलीस्ट अटैक माना जा रहा है। कल तक का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 24 घंटों में 500 से ज़्यादा 500 प्लस पैलेस्टाइन पीपल्स की मौत हो चुकी थी, क्योंकि इसराइल की आर्मी जो है वो अंदर जा चुकी है, एयर स्ट्राइक कर रही है। एयर स्ट्राइक से बढ़ के भी वो अंदर घुस के बॉर्डर के अंदर अब लोगों को, हमास के जो मिलिटेंट्स हैं उनको मार रही है। और इसराइल की मिलिट्री का इसके कुछ अलग बयान आया है, इससे हट के बयान आया। उनका कहना है कि उन्होंने 400 मिलिटेंट जो हमास के मिलिटेंट्स हैं उनको मार दिया है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला कि उनको हिट किया उन्होंने ओवरराइट, पूरी रात के लिए वो उनके पीछे लगे हुए थे। और डजन्स ऑफ मिलिटेंट्स जो है वो भी उनकी डेथ हो चुकी है। डजन से आप समझ रहे हैं, राइट? 12 वो देखने के बाद। सो अब इसके ऊपर बहुत सारे, ये देखिए कैसे एक बच्ची को बचाया जा रहा है। यहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है, कैसे जो पैलेस्टाइन पीपल हैं वो इस बच्ची को रेस्क्यू कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसा सिनेरियो वहाँ पे देखने को अभी के लिए मिल रहा है। बहुत सारे लोग अब इस पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पूरे विश्व का ध्यान इसने एक तरफ खींचा हुआ है, अपनी तरफ खींचा हुआ है। तो ऐसे ही जो मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन है इसराइल के, उनका नाम है अशरफ अल कायदरा, वो बताते हैं कि ये हाईएस्ट 24 घंटे के अंदर जितनी डेथ हुई है ना, अभी तक 2 हफ्तों से ज़्यादा समय हो गया है कि इसराइल जो है बॉम्बार्ड कर रहा है, बॉम्बिंग कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अभी हुआ है। ठीक है। और फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मार्कोन, जिनका नाम है, उन्होंने बताया कि ये जो हो रहा है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और हमास की जो टायरनी है, यानी टायरनी होता है कि वो अपना ही रूल करना, कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक ना होना, सभी पे अपनी बात चलाना, तो उसके लिए उसको वॉर जो किया गया है वो उसका अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। ऐसे कुछ उनके स्टेटमेंट है। बहुत सारे कतर, सऊदी अरेबिया, अरेबिया के जो नेशंस हैं वो खड़े हो गए। उन्होंने यूएन की मीटिंग बुलाई है, यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग बुलाई। और यूएन की मीटिंग में उन्होंने साफ साफ बोला कि हम लोग जो है आप इसी टाइम ये जो फायर हो रही है इसको सीज़ कर दीजिए, सीज़ फायर करवा दीजिए, रोक दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। और ब्लॉकेड जो गाजा के ऊपर लगाई हुई है इसराइल ने, यानी कि ब्लॉक किया हुआ है वहाँ को चारों तरफ से, उस चीज़ को भी हटवाइए। इस यूएन की मीटिंग के अंदर इवन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं गाज़ा के वो भी वहाँ पे थे, और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसराइल के वो भी वहाँ पे थे। लेकिन अभी भी यूएस के जो सेक्रेटरी हैं, स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं एनोटी बिंकर, उनका अभी भी यूएनएसए की मीटिंग के अंदर ही ये बोल रहा है कि ये जो ईरान जो इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, आप लोग उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ईरान इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंसिंग दिस अरब स्टेट्स एंड दिस हमास वाला, तो उसको तो कोई बीच में लेके ही नहीं आ रहा है। और आप लोग समझ पाएंगे कि ईरान को यूएस के लोग इतना ज़्यादा पसंद क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ईरान और यूएसए की बिल्कुल भी नहीं बनती, और ये कितने सालों से नहीं बन रही है। तो वो उसको लेके, अपनी पावर को लेके चिंतित है, और साथ में मतलब इसराइल का साथ भी दे रहे हैं। अगर बात करें डेथ और डिस्ट्रक्शन की, तो इसराइल की एयर स्ट्राइक के बाद आज के टाइम पे लगभग जो डेड जनसंख्या आई है वो देखिए कि इसराइल के अंदर 1400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अब इन 1400 में हमें पता है कि 100 प्लस जो पहले 7 अक्टूबर को डेथ हुई थी वो ही डेथ का डिस्ट्रक्शन था। ये जो 400 लोग और हैं इसराइल के अंदर, वो मोस्टली इसराइल के सोल्जर्स हैं। ठीक है, जो अभी अटैक कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जा रहे हैं। और इंजरी यहाँ पे देखिए तो 5400 यानी 5400 प्लस से ज़्यादा लोगों को इंजरी हुई है, लोग घायल हुए हैं। पैलेस्टाइन का या गाज़ा का ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा है। आप देखिए कि कैसे ऑलमोस्ट 5700 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और 17000 से ज़्यादा लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। तो ये सब था आज के इस इसराइल के और गाज़ा की वॉर के ऊपर। अभी आगे बढ़ते हैं।
नो, अभी जो हमारा फर्स्ट पेज का आर्टिकल है वो है नो वन अबोला, यूएन चीफ ऑन गाजा बॉम्बिंग, इसराइल से रिजाइंस। तो यूएन के जो चीफ है, यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ है एंटोनियो गुटेरेस, मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे यूएन की एक मीटिंग बुलाई गई थी, बहुत सारे अरब जो नेशंस हैं उन्होंने, और उन्होंने बोला कि सीज फायर करो। तो उसी के अंदर जो हेड कर रहे थे, चीफ कर रहे थे एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने बताया कि ठीक है आप लोग आर्म कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हो, आप लोग युद्ध के अंदर हो, लेकिन कोई भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसी भी इंटरनेशनल लॉ से बड़ा नहीं है। अगर कोई इंटरनेशनल लॉ बनाया गया है तो वो इन्हीं कंडीशंस को ध्यान रखते हुए बनाया गया, तो वो उससे बड़ा नहीं है। और ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं, यूएस की जो काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह, यूएस के सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन, इजराइल के मिनिस्टर, ये सब लोग यहाँ पे आए हुए थे। ठीक है, इस यूएन की मीटिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और फॉरेन अफेयर्स के एली अलीन कोहन इनका नाम है, पैलेस्टाइन के मिनिस्टर जो है फॉरेन अफेयर्स के लिए, वो भी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि वो सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि वो बहुत डीपली कंसर्न है कि कैसे जो यहाँ के चीफ है यूनाइटेड नेशंस के, वो इतने ज़्यादा चिंतित है कि कैसे ये क्लियर वायलेशन किया जा रहा है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है, जो गाज़ा के अंदर अभी देखने को मिल रहा है, उसको कैसे तोड़ा जा रहा है। वहाँ पे लोगों के पास मतलब कि हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं, कलेप्स हो रहे हैं, बिल्कुल भी उसमें कुछ भी नहीं है लोगों को सेव करने के लिए। फ्यूल तक की अभी तक परमिशन जो है इसराइल ने दी नहीं है वहाँ पे पहुँचाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हाँ, 20 ट्रक इसराइल ने परसों वहाँ पे एज ए ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचा दिए थे। राफा बॉर्डरिंग किससे हमें पता है कि राफा जो बॉर्डरिंग है वहाँ पे इजिप्ट और इजिप्ट और जो गाजा स्ट्राइप है उसके बीच में, तो उसके थ्रू थोड़ी सी ह्यूमैनिटेरियन हेल्प के लिए परमिशन दी गई थी। नेक्स्ट आर्टिकल, बर्निंग ट्रस्ट कुकिंग एयर चोकिंग एयर, हाउ मुंबई सिविक एजेंसीज टुक देयर आइज ऑफ वेस्ट माउंटेन। तो यहाँ पे आर्टिकल लिखा है प्रादीप आचार्य जी ने, और वो बताते हैं कि कैसे आज तक ऐसा मतलब ज़्यादातर ऐसा होता नहीं था कि मुंबई के अंदर इतना पॉल्यूशन देखने को मिले। मुंबई के अंदर इस साल बहुत ही एक्सट्रीम पॉपुलेशन देखने को मिला। इवन मुंबई का एक दो दिन तो ऐसे भी गए हैं जिसमें मुंबई के अंदर दिल्ली से भी ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिला है। दिल्ली हम सबको पता है कि ऑलमोस्ट टॉप रैंक में रहती है वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मायनों में, बीजिंग के बाद में। ऐसे ही मतलब दिल्ली की अगर कोई 4-5 जो टॉप सिटीज़ है वर्ल्ड की जिसमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है वो दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। और अभी आप आने वाले 10-15 दिन के अंदर देखेंगे भी कि कैसे पूरे के पूरे आर्टिकल जो हैं वो भरे होंगे दिल्ली के पॉपुलेशन के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि अभी सर्दियों में पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और खैर अभी बात करते हैं कि बर्निंग ट्रेस से चोकिंग एयर कैसे हो गई है। देखिए पहले तो मैं आप लोगों को ये समझा दूं कि जो मुंबई का पॉल्यूशन है वो पहले भी होता था। ठीक है, मुंबई के अंदर पॉल्यूशन या हिंदी में पॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, प्रदूषण। तो जो प्रदूषण देखा जा रहा था वो पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। लेकिन एज मुंबई एक बिल्कुल समुद्र के एरिया पे जमी हुई है, रुकिए मैं आपको मैप के थ्रू दिखाती हूँ। देखिए कैसे हम इंडिया में देखते हैं, और इंडिया में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए मुंबई जो है आप देख पा रहे होंगे कि कैसे मुंबई बिल्कुल ये जो एरिया है थाने से लेते हुए मुंबई में आना, और यहाँ से ये पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं अरेबियन सी को, तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। जैसे ही मुंबई के शहर के ऊपर यहाँ पे मतलब कि पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है, उसी टाइम जो ये देखो हवा क्या होती है ना समुंदर से, वो हवा एक बार अंदर जाती है, ठीक है, किसी भी लैंड पे, और उसके बाद वही हवा वापस जाती है समुंदर की तरफ। तो ऐसे रिवर्स और ऐसे लगा रहता है लगातार। तो इसीलिए मुंबई का जो पोल्यूशन होता है वो टेम्प्रेरी होता है कि ठीक है एक दो दिन का हुआ, फिर हवा आएंगी उसको वापस से ले जाएंगे समुद्र की तरफ और उसको खाली कर देंगी। क्योंकि हमें ये पता है कि हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, और जहाँ पे पोल्यूशन या ये ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर होगा, और लो प्रेशर से भी वो हाई टेम्परेचर की तरफ जाती हैं। ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो ऐसा विंड्स का होता है सिस्टम। तो ये जो मुंबई के अंदर है इसी वजह से ये चीज़ें मतलब कि साफ़ हो जाता था वहाँ का। लेकिन अभी जो मुंबई की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसका नाम है बिरहान मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उनका बताना है कि कुछ सालों से ये रिज़ल्ट है वो ऐसे ही डाउन होते जा रहे हैं। और
अब की बार ला नीना और इल नीना की इफ़ेक्ट की वजह से जो मान लीजिए हवाएं थी, जो विंड्स थी, जिनको उन्हें लेके वापस मुड़ जाना चाहिए था, वो देखने को नहीं मिला है। तो ये म्यूनसिपल जो मुंबई की है उसकी एक प्रॉब्लम बन चुकी है। बीएमसी मुंबई ने एक अपना मिशन, कहीं ना कहीं एक प्लान जारी कर रहे हैं अभी, तो उसका नाम होगा बीएमसी मुंबई एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान, MAPMP। इसी मार्च के अंदर उन्होंने इसको जारी किया। अभी वो काम पे है इसमें कि कैसे वो और चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि उस प्लान के अंदर ही ये बात पता चली कि जो मुंबई का पॉल्यूशन है वो किन किन चीज़ों से होता है। तो पहली चीज़ है कि जब ओपन में, जब खुले में कोई सॉलिड वेस्ट को जलाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, वहाँ से पॉल्यूशन जो है वो निकलता है। दूसरा इसका कारण है कि जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है, कोई काम हो रहा है, वहाँ पे जो डस्ट उठ रही है उन साइड से, डेब्रीज से, तो वहाँ से भी वो एक तरीके से डस्ट के पोल्यूटेंट जो है वो ऊपर हवा में जाके पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। फिर रोड की डस्ट है, डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर अनक्लीन फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है रेस्टोरेंट्स में, जैसे कोयला हो गया है, ऐसे ही बहुत सारा ऐसा फ्यूल, लकड़ी हो गई है, ठीक है, जो अनक्लीन है। मतलब वो जाएंगे तो कार्बन को रिलीज़ करेंगे और वो फिर कार्बन बदले में क्या करेगी, पोल्यूशन को यस बढ़ाएगी। और इससे भी अलग अगर वो कार्बन को ना छोड़े तो उनमें से भी जो ऐश बनेगी वो भी तो हवा में जाके मिलेंगी ना, वो भी तो एज अ पोल्यूटेंट काम करेगी, राइट। एंड द फिफ्थ रीज़न फॉर इट कि रेडी मिक्स कॉन्क्रीट प्लांट्स की, ऐसे ही मतलब कि यार्ड्स प्लांट्स के अंदर कास्टिंग वगैरह करते हैं तो कॉन्क्रीट जो होता है वो रेडी मिक्स कॉन्क्रीट जो प्लांट्स होते हैं वो भी एक तरीके से मतलब ये पॉल्यूशन का भाग बने हुए हैं। अब ये देखते हैं कि एक एक्सरसाइज सीरीज़ डेवलप की गई थी इंडियन एक्सप्रेस द्वारा, और उन्होंने ही इस चीज़ के ऊपर चर्चा की और उन्होंने बताया कि सबसे पहले अगर आपको मुंबई का जो पॉल्यूशन है उसको ठीक करना है तो आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो करना पड़ेगा सॉल्यूशंस में वो होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो भी सॉलिड का वेस्ट होता है, निकल के आता है, दिखाई देता है, उसका मैनेजमेंट ढंग से किया जाए, ठीक है। अभी अगर 2022 की बात करें तो बीएमसी ने लगभग 6,385 मेट्रिक टन एक दिन के अंदर उठाया वहाँ से, ठीक है। इतना ज़्यादा वहाँ पे यानी मुंबई के अंदर सॉलिड वेस्ट जो है वो निकल के आता है और उसका मैनेजमेंट ढंग से नहीं होता है, यानी कि उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए, वो नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है वो ओपन बर्निंग कर देते हैं, गार्बेज की बाहर डाला उसको जला दिया, या सॉलिड वेस्ट को भी ऐसे ही जला देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो गैस जो बाहर निकलती है, आप देखेंगे कि कैसे वो जो गैस, वो हवा होगी, वो जो धुआं होगा वो बिल्कुल ब्लैक धुआं होता है, और जब वो बाहर जाता है उसमें से बदबू आती है तो वो टॉक्सिक रिलीज़ करता है। जैसे ज़्यादातर उसमें प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन होता है, रबड़ वगैरह होती है, इन्हीं चीज़ों को तो लोग जलाते हैं ना अपने जो गार्बेज के अंदर से होता है। तो इसके बाद से जो वो हवा में जाता है तो हवा में जाके वो टॉक्सिक रूप ले लेता है। वो हवा में है तो वो एज अ हेल्थ के लिए डेंजरस है, लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाती है। तो इसका इलाज जो है वो किया जा सकता है कि सबसे पहले तो वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए, उसको अलग अलग करोगे। जो लिक्विड जो मान लीजिए वेस्ट है उसको बिल्कुल अलग कीजिए, जो बायोडिग्रेडेबल है उसको भी अलग कर लीजिए। इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट है उसको भी अलग कर लीजिए, सेग्रेशन अलग अलग कीजिए। फिर उनका देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना, आप एक ही जगह पे नीचे क्या करते हो, लिक्विड वेस्ट आपने डाल दिया, ठीक है। कुछ वेस्ट ऐसा है जो बायोडिग्रेडेबल है, उस वेस्ट को आप इसके ऊपर डाल देते हैं, उसके ऊपर आप डाल देते हैं सॉलिड वेस्ट, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए अभी क्या हो रहा है, मान लीजिए ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अब क्योंकि ये सॉलिड है तो धीरे धीरे पानी के अंदर यहाँ पे जो लिक्विड था, जो भी था, मतलब पानी नहीं कह रही मैं, जो भी वेस्ट है लिक्विडी फॉर्म में उसके अंदर मिलेगा या मिल मिलकर सड़ेगा, सड़ सड़ के यहाँ पे बहुत सारे कीड़े जो है वो जन्म लेंगे, टॉक्सिक और टॉक्सिक और टॉक्सिक होता जाएगा। इसको ख़त्म करना भी बहुत मुश्किल होगा, बदबू जो है वो हद से ज़्यादा आएगी। तो इससे अच्छा है कि आप जो लिक्विड है उसको अलग से अलग कर दीजिए, सॉलिड वेस्ट जो है उसको भी अलग कर दीजिए, और सॉलिड वेस्ट में से भी जो प्लास्टिक, पॉलीथीन ऐसा वेस्ट है उसको भी सेग्रीगेट कर दीजिए, उसको भी अलग कर दीजिए। अगर आप ऐसे करके इनका मिटिगेशन करेंगे, मान लीजिए बायोडिग्रेडेबल जो आपका वेस्ट है निकल के आता है, उसको आप एक काम करिए, अभी बायोडिग्रेडेबल प्लांट्स बनाइए और उसके अंदर डाल दीजिए ताकि वो ठीक से ख़त्म हो जाएगा, कुछ खाद वगैरह बन जाएगा उसका। फिर कुछ वेस्ट आएगा जैसे पॉलीथीन वगैरह, उसका ऐसा नहीं किया जा सकता, तो उसको आप दोबारा से देखिए कि उसका मिटिगेशन क्या हो सकता है। आप उसको दबा नहीं सकते हो, आप उसको गला नहीं सकते हो, आप उसको जला नहीं सकते हो, ऐसा कुछ तो नहीं किया जा सकता है। सो व्हाट कैन बी डन,
तो ऐसा कुछ देखो कि उसी को दोबारा से रीयूज़ तो नहीं हो सकता, लेकिन उसी का दोबारा से मतलब कि रिड्रेसल करना चाहिए इस प्रॉब्लम को, कि कैसे उसका जो इस्तेमाल है वो किया जा सकता है। उसको दोबारा से सभी को एक जगह मशीन या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर लेके जाएं, उसको उसका इस्तेमाल करने के लिए उसको कंपोर्स किया जाए, कंप्रेस करके उसको अलग से एक नया प्लास्टिक का रूप दिया जाए। उससे पहले उसकी सफाई थोड़ी बहुत हो सकती है जो वो कर देना चाहिए। तो इस तरीके से इन चीज़ों का सेग्रीगेशन किया जाता है। फिर जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको क्लियरिफाई करना चाहिए, उसको साफ़ करना चाहिए दोबारा से। फिर उसमें से बहुत सारा जो लिक्विड ही होगा वो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और ओएसिस, रिवर्स ओएसिस जो होता है हमारे यहाँ पे, रिवर्स यानी आरओ जो आप लोग लेते हैं उसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ओएसिस। तो ओएसिस सबसे पहले क्या होता है कि कोई समुंदर मतलब रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान के अंदर आपको कहीं पे एक छोटा सा पानी मिल रहा है। तो यहाँ पे आप समझिए ओएसिस है क्या, कि यहाँ पे बहुत सारा डस्ट है, सॉलिड है, डस्ट है, मिनरल्स हैं बहुत सारे, और उसमें आपको एक वेरी स्मॉल पोर्शन के अंदर थोड़ा सा पानी मिल रहा है, ठीक है। और जब बात आती है रिवर्स की, इसका उल्टा कर दो। आप उल्टा करोगे तो क्या होगा कि मिनरल्स जो होंगे वो बहुत कम रहने चाहिए पानी के अंदर, और पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो ये उल्टा होता है, इसलिए इसको रिवर्स ओसियसिस बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग हम इसका जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और इसी के ऊपर ज़्यादा अभी बात करना चाहिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल, ब्रेथलेस इन मुंबई। अगेन आई थिंक मैंने इसके बारे में आप लोगों को सब कुछ बता ही दिया है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक मैंने एक बात आपको नहीं बताई है जो यहाँ पे ऑथर बताना चाहते हैं, गुफरान बेग जिनका नाम है, और ये बताते हैं कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज है उसने कहीं ना कहीं पॉल्यूशन और जो क्लीनिंग होनी चाहिए थी उसको धक्का दे दिया है, उसने उसको रोक दिया, डिले कर दिया है। सिटी नीड प्लान्स फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल। लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए सिटी को कुछ प्लान्स चाहिए होंगे। हमें देखने को पता है कि लगातार 3-4 महीनों से जो एयर पोल्यूशन है मतलब मुंबई के अंदर जो एयर की क्वालिटी है वो मॉडरेट और पुअर देखने को मिल रही है। मॉडरेट होता है ठीक है, ठीक ठाक है, मतलब इतनी अच्छी नहीं है, अच्छी ही नहीं है। और पुअर तो आपको पता ही है कि ख़राब क्वालिटी हो गई है। तो ऐसी क्वालिटीज़ हमें देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा जो पार्टिकल होता है ना जो ह्यूमन हेल्थ के लिए इज़ वेरी डेंजरस, दैट इज़ 2.5 PM2.5। तो ये जो होता है ये सब वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है ये पोल्यूटेंट, और ये हमारे सांस लेने के साथ साथ हमारी बॉडीज़ में जाता है और वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमंस, एनिमल्स, एनीवन जो भी हमें दिखाई देते हैं अपने आसपास। तो ये सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ कि PM जो 2.5 है वो मोस्टली जो है आइदर वो रोड से या व्हीकल से निकलता है, और या फिर वो निकलता है बर्निंग से, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ों से ये निकलता है। PM10 जो है वो भी एक मेजर पार्ट निभाता है पॉल्यूशन के अंदर, लेकिन PM10 इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है क्योंकि ये तो बहुत छोटा और बहुत खतरनाक है PM2.5, ठीक है। और अब हम आगे बात करते हैं कि जो मुंबई एक कोस्टल सिटी है वो हमने देख ही लिया। कोस्टल क्या होता है, जो जिसको समुद्र ने घेरा हुआ हो, तो वो हम देख ही चुके हैं कि कैसे मुंबई को तीनों तरफ से ऑलमोस्ट समुद्र में घेरा हुआ है। जो अरेबियन सी है या हिंदी में बोल तो सिंधु सागर जो है उसने उसको घेरा हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे जो विंड्स वगैरह थी उसको साफ कर ले जाती थी। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि जो ला नीना का और एल नैना का इफेक्ट हुआ है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये जो इफ़ेक्ट्स होते हैं पैसिफिक सागर के अंदर, वो ये इफ़ेक्ट्स ही प्रॉब्लम बने हुए हैं, ठीक है। इन्हीं की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो विंड्स आनी चाहिए थी वो नहीं आई हैं, और इसकी वजह से पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है वहाँ पे, और कुछ भी रिजल्ट अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ला नीना इल नीना इफेक्ट को मैं आपको बता देती हूँ एक बारी छोटा सा करके, कि पैसिफिक जो है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा मैप बना के दिखाऊँ, देखिए ये मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, दिस इज़ इंडिया, यहाँ पे गुजरात का एरिया है, यहाँ पे आप सोचिए कि दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, ओके। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा इधर हो गया है पैसिफिक सी। मैं आपको एक सेकंड के लिए रुकिए दिखाती हूँ, यहाँ पे पूरा का पूरा है पैसिफिक सी, ओके। तो क्योंकि हम लोग इस बात को जानते हैं कि जो विंड्स होती है, मान लीजिए अगर वो कहाँ से उठेंगे, जब आपका सी जो है वो गर्म हो जाता है तो वो ऊपर उठती है, वेपर्स वगैरह को साथ में लेके वो ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि उनको जाना होता है नीचे गर्म है, टेम्परेचर लो है और टेम्परेचर हाई हो चुका है, ठीक है। टेम्परेचर हाई है तो मतलब प्रेशर जो है लो है, और प्रेशर को क्या बोलते हैं, दबाव। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
इसके प्रेशर के, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब भी टेम्परेचर होगा अबव, उसी टाइम पे जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा कम। और प्रेशर होता है हिंदी में दबाव। तो अगर आपके ऊपर से दबाव हट जाता है किसी भी चीज़ का तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे ना। ऐसे ही हवाओं के साथ भी होता है, जब उनका दबाव जो है, जो उनका प्रेशर है, वो जब वो कम हो जाता है तो वो ऊपर उठने लगती है। और जब वो ऊपर उठने लगती है तो वो इस डायरेक्शन में ऊपर उठ के आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर उठ के आते हुए वो लोग जाती है इंडिया के अंदर, और यहाँ से हमारी मानसून जो है वो शुरू हो जाती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है। लेकिन जब ये इंडिया में आके टकराती है, जैसे यहाँ पे सतपुरा हिल्स है, ऐसी हिल्स है, वेस्टर्न घाट्स है, पठार है, बहुत सारी हिल्स हमें देखने को मिलती है, वो मानसून शुरू कर देती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है रेन्स, ठीक है बेटा। ये आप जिससे देख रहे हो ये रेन्स है। तो यहाँ पे हमारी मानसून जुलाई के ऑलमोस्ट 7 को शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन ये तब नहीं होता है जब एल नीना इफेक्ट होता है, जो कि हम देख रहे हैं कि 2 सालों से लगातार पैसिफिक में हो रहा है। उससे पहले 3 सालों से ला नीना हो रहा था। तो एल नीना जब होता है तो उसका मतलब होता है कि जो सन है वो इतनी ज़्यादा रेज इसके अंदर नहीं डाल रहा है, और जब रेज यहाँ पे नहीं आ रही है तो ये इतना ज़्यादा वार्म नहीं हो रहा है वाटर, और जब ये वार्म इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है तो ये ऊपर भी इतना नहीं उठ रहा, और ये यहीं तक पहुँच पा रहा है। मतलब ये बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है उतना नहीं आ रहा है। मानसून जो है वो डिले हो रही है, कम, क्योंकि ये अब ज़्यादा स्पीड से नहीं आ रही है ना, अब वो स्लो हो गई हैं तो फिर वो कम यहाँ पे पहुँच पा रही है, कम पहुँच पा रही है तो बारिश भी कम कर पा रही है, क्योंकि उनके अंदर नमी भी कम है, ठीक है। तो ये एल नीना ला नीना होता है, और ये टेम्परेचर का, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कहीं कहीं पर जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि वो कम हो रहे हैं। क्यों होता है ये सब कुछ, तो ये वही एटमॉस्फेयर के फिनोमिना है, क्लाइमेट के फिनोमिना है। तो हम इनको, नेचुरल चीज़ों को तो होने से अभी तक अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी समझ से रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अभी हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास आगे ऑप्शंस क्या है। हमारे पास ऑप्शंस ये है कि हम जो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं, एंथ्रोपोजेनिक्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। एंथ्रोपोजेनिक्स होता है कि जो भी ह्यूमन मेड रीजंस है, राइट। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन। तो एंथ्रोपोजेनिक जो रीजंस है हमारे जिस मुंबई में या इंडिया के अंदर जो भी कारण है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सब, तो उन पे कंट्रोल किया जाना चाहिए। उनको ऑलमोस्ट हो सके तो ख़त्म करने का टारगेट लेके जाइए, कि ऐसा हम कोई भी काम ना करें जिससे हमारे और हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनके भविष्य पे खतरा मंडराए बहुत ज़्यादा। अभी तक तो ये हो ही चुका है। आईपीसीसी की मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट जो है वो याद दिलवा देती हूँ। रिपोर्ट नंबर 6 था, और उसका पार्ट नंबर जो 2 था, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि मुंबई जो है सीवियर फ्लडिंग होगी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से, और वो चेंजेस हम ऑलमोस्ट 2030 तक देख पाएंगे। कब आई थी रिपोर्ट, 1 साल पहले आई थी ऑलमोस्ट। और इस रिपोर्ट की फुल फॉर्म क्या है, इंटर गवर्नमेंटल IGCC होगा ये, इंटर गवर्नमेंटल क्लाइमेट चेंज। तो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो इसकी रिपोर्ट का नाम था। और रिपोर्ट नंबर 6 के अंदर उन्होंने बताया था कि इंडिया बहुत सीवियर कंडीशन होने वाली है। इंडिया के अंदर सीवियर फ्लडिंग देखने को मिलेगी, आप लोगों को बाढ़ देखने को मिलेगी, बार बार बहुत लू देखने को मिलेंगी। हमें पता है कि इंडिया का जो नॉर्दर्न एरिया है, जो मैदानी एरिया है गंगा वाला, या वहाँ पे लू चलती है, ठीक है। वो साउथ में कहीं पे नहीं चलती है। तो लू बहुत गर्म हवाएं होती हैं जो आपकी स्किन तक को जला देती हैं, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि वो नॉर्थ इंडिया से निकल के कहीं और भी बहना शुरू कर दे। तो ऐसे ऐसे चेंज देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए ऑथर जो है वो मिटिगेशन के बारे में कुछ बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म मिटिगेशन बनाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों को लॉन्ग टर्म मिटिगेशन प्लानिंग, मैपिंग एयर शेड कर देना चाहिए। कि मान लीजिए ये आपको अगेन इंडिया का मैप है, आपको पता चल गया है कि अभी कहाँ कहाँ पे कितना पोल्यूशन होने वाला है, कितना पोल्यूशन की आप लोगों को लगता है कि पोल्यूटेंट टेप वगैरह होंगे। तो आप एक काम करिए ना, एयर को शेड कर दीजिए, मतलब कुछ कुछ ऐसा लगा दीजिए वहाँ पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अब तो ये होता भी है। आप कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को वहाँ पे रख सकते हैं जिससे टेक्नोलॉजिकल कि आपके जो पोल्यूटेंट्स है वो खींच कर यहाँ पे स्टोर होते रहेंगे, और आप फिर उनसे क्या बना सकते हो, कंक्रीट या फिर मार्बल वगैरह, अगेन उसको मतलब कि यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा कुछ बना देना चाहिए। और पूरे इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा है उसको वहाँ पे एयर शेडिंग कर देनी चाहिए। जैसे हम धूप को रोकने के लिए एयर शेडिंग करते हैं, आप लोगों को याद है कि ग्रीन शीट होती है, और उससे धूप जो प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा ना आए उसको लगा दिया जाता है बहुत जगह पे। तो वो उस धूप का जो आना है उसको ऑलमोस्ट 70% तक कम कर देती है, ठीक है। अब जो धूप है वो बहुत छोटी आ रही है, और हमें हमेशा पता है कि शॉर्ट वेव्स जो हैं वो सन से नीचे आती हैं, और अर्थ जो है वो लॉन्ग वेव्स को बाहर फेंकता है।
तो आने का शॉर्ट वेव क्या है जो कि ऐसे बहुत छोटी छोटी होके आएंगी, और लॉन्ग वेव क्या है जो ऐसे जाएंगी। तो फिर ये इसको वापस भी कम जाने देता है, तो आने भी कम देता है, जाने भी कम देता है। और इसी तरीके से प्लांट्स के लिए जितना हमें टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है उतना वो मेंटेन करवा देता है। तो ऐसा ही कुछ डस्टिंग के लिए भी करना चाहिए, ऐसा ही कुछ एयर शेडिंग करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म हम लोगों को सोचना चाहिए। कोस्टल रीजन जो है बहुत ज़्यादा हाईली वर्नेबल है, तो मुंबई को एक्स्ट्रा अटेंटिव होना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि वो कैसे कोस्टल रीजन पे है। अगेन जब हम बात कर रहे थे एंथ्रोपोजोनिक जो प्रॉब्लम्स हैं, एंथ्रोपोजोनिक्स, तो उस टाइम पे भी उनको इमिशन करने के लिए सोर्स का पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ से वो इमिशन हो रहा है, और उस सोर्स को ही ख़त्म करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि उसको मिटिगेट किया जा सके लंबे समय में। फिर उसके बाद बोलते हैं कि ये जो बैटल है, ये जो लड़ाई होने वाली है एयर पोल्यूशन के खिलाफ, ये लंबी और डिफ़िकल्ट होने वाली है। तो संयम रखना पड़ेगा और साइंस को फॉलो करके हुए अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो ना, किसी भी चीज़ को समझ लेते हो, तो आप ऑलमोस्ट 50% उस चीज़ को पूरा भी कर लेते हो। यानी आप ऑलमोस्ट 50% अगर आपने समझ लिया तो आप 50% जीत गए, राइट बेटा। तो अगर कोई भी एक प्रॉब्लम को आपने, किसी भी एक सॉल्यूशन को अगर पहले ही स्ट्रेटजी बना ली है, समझ लिया है, तो आपने ऑलमोस्ट उसको जीत भी लिया है आधा। तो आधा ही जीतना बाकी है, आप उस पर काम करिए, इम्प्लीमेंट करिए, आधा आप उससे जीत जाएंगे। और लास्ट में वही है कि जो डंपिंग ग्राउंड्स हैं उनकी सफाई होनी चाहिए। अडेप्ट इंडस्ट्रियल जो टॉक्सिक मैनेजमेंट निकलता है उसके ऊपर ज़्यादा गवर्नमेंट को स्ट्रिंजेंट होना चाहिए कि आप लोग ऐसा ना करें। बहुत सारे अभी भी इंडस्ट्रीज़ में ऐसा देखा जा रहा है कि वो ऐसे ही डंप कर देते हैं टॉक्सिन्स को नदियों वगैरह में। तो उसका अभी उसके लिए बहुत कड़े नियम होने चाहिए, बहुत कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ताकि लोग ऐसा करते हुए डरे। Next article, World in Flux, where India stands. The future will tell if it is the center of global affair or stuck between two camps. तो यहाँ पे क्रिस्टोफर जेफर लियोट ये जो है ये इस आर्टिकल को लिख रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि कैसे एक बुक लिखी गई थी। हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं जिनका नाम है एस जयशंकर जी, उन्होंने लिखा था एक किताब जिसका नाम था द इंडियन वे। ठीक है, द इंडियन वे यानी इंडिया का, यानी भारत का जो तरीका है वो। तो उन्होंने बताया था उस किताब के अंदर कि कैसे इंडिया को अमेरिका यूएस, यानी अमेरिका यूएस और चाइना जैसे कंट्रीज़ जो है, यूरोप जो है, इन सब के साथ मिलकर रहना चाहिए। अगर वो ऐसे रहेगा तो वो काइंड ऑफ मतलब कि बीच में रहेगा, कॉन्सिस्टेंस ट्रेडिशनल सपोर्ट उसको रहना चाहिए। तो स्ट्रेटजी जो है अभी इंडिया की वो यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है उसके ऊपर काम करे। बहुत सारे रिसर्च डेवलपमेंट हमें देखने को मिले हैं, जैसे ब्रिक्स, G20, वो सब कुछ, लेकिन इसके खिलाफ इशारा कर रही हैं। देखिए अभी जो ऑथर है उन्होंने पहले जो व्यू बताया था वो बताया था एस जयशंकर का कि क्या क्या होना चाहिए। अब वो अपने पे आ जाते हैं और अब वो बताने लगते हैं कि ये जो G20 का जो समिट हुआ था, या फिर आपको ब्रिक्स का जो समिट सीखने को मिला था, उससे अलावा जो शंघाई कोऑपरेशन का समिट हुआ था, ये 3 समिट ऐसे हुए हैं पिछले 1 साल के अंदर, जिसके अंदर इसमें तो पहले इंडिया नहीं गया, क्योंकि शंघाई में होता है चाइना के वहाँ पे होता है। इंडिया ने पहले कंडीशन रख दी थी कि आप लोग पहले जो स्टैंड अप है, कश्मीर के अंदर आप लोगों को स्टैंड अप देखने को मिल रहा है, वहाँ से हमारे यहाँ से सोल्जर्स इधर से खड़े हुए हैं, इधर चाइना के सोल्जर्स खड़े हुए हैं, पिछले 1-1.5 साल से स्टैंड अप यहाँ पे हो रहा है। इसको हटाने की बात कही गई थी, क्योंकि चाइना जो है वो उसने अक्रोच कर लिया था जो इंडिया की टेरिटरी है। तो इंडिया बोलता है कि आप लोगों की ये शर्त है, आप लोग पहले अगर ऐसा करेंगे तो मैं आ जाऊंगा। फिर इंडिया नहीं जाता है। उसके बाद जब G20 ब्रिक्स होते हैं तो यहाँ पे ये इंडिया के अंदर होते हैं। G20 हमें पता है इंडिया प्रेसिडेंट था, और ब्रिक्स जो है वो जो होती है अभी उसके अंदर दोनों ही कंट्रीज़ जो रशिया और चाइना है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, वो लोग आ नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो जो नेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं एक साथ, राइट। और ये जो, क्योंकि चाइना ने यूक्रेन रशिया का जो वॉर हुआ था उसके अंदर भी बहुत सपोर्ट किया था, रशिया को बिल्कुल खुल के सपोर्ट किया था, और इंडिया ने अपनी पोजीशन बनाई हुई थी कि ना वो किसी के सपोर्ट में है, जो हो रहा है गलत हो रहा है, और शांति से आप लोग को इस चीज़ का काम ठीक कर देना चाहिए। लेकिन वो ऐसा भी नहीं दिखा रहा था कि रशिया की गलती है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं दिखा रहे थे कि वो यूक्रेन के बिल्कुल सपोर्ट में है। तो इंडिया का जो बैलेंस था वो बहुत बीच वाला बैलेंस था, वो बीच में खड़ा हुआ था। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो है ये
एक्चुअली में बाईपोलर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है ना, क्योंकि दो कंट्रीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर इंडिया जो है वो अलग से चाइना यूएस के साथ अभी रिलेशनशिप बना रहा है। चाइना, सॉरी नॉट चाइना बट यूएस के साथ अपने रिश्ते ठीक कर रहा है, यूरोप के साथ अपने रिश्ते ठीक कर रहा है, क्योंकि कॉरिडोर वगैरह जो G20 में हमें देखने को मिला है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वो भी यूके, आप देखिए यूके एंड यूएस के साथ, तो वो भी एक्चुअली में काउंटर करता है जो चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है उसके खिलाफ में। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अब एक तरफ से इधर आ चुकी हैं, मतलब कि ग्रुप बन चुका है, जैसे कि यूके, यूएस और जो अलग कंट्रीज़ है कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो कंट्रीज़ है ये एक पूल में आती है, एक कैंप के अंदर आती हैं, ठीक है। और जो रशिया, चाइना, ये जो कंट्रीज़ हैं ये दूसरे पूल में आती है। देखिए रशिया का हमेशा से, रशिया को एक प्रॉब्लम रही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं एक पावरफुल कंट्री की, जैसे कि रशिया की, सोवियत संघ की, उसके बाद एक पावर जो स्टेट होती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो अमेरिका दिखाता है। लेकिन रशिया हमेशा से इस चीज़ के पीछे रहा है कि आप कोई बहुत बड़े पावरफुल हो नहीं। एक्चुअली में इसको एज अ यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं होना चाहिए कि एक ही कंट्री जो है वो सब कुछ संभाल ले, वो सबके ऊपर बताए कि क्या करना है, दूसरों को क्या नहीं करना है। बल्कि रशिया और चाइना का हमेशा से ये मानना है कि हम लोगों को मल्टीपोलर होना पड़ेगा, यानी हम भी उतने स्ट्रॉन्ग है, आप अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग है, हम अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अब अपने कंडीशंस में स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा वो एक यूनिपोलर जो है कंडीशंस चाहता है चाइना, रशिया एक्चुअली। और इसी के लिए जो ऑथर कह रहे हैं कि अभी हम लोगों को पता ही नहीं है कि जो इंडिया है वो बीच में आता है, यानी कि उसकी खुद की पोजीशन है, या फिर जो इंडिया है वो रशिया और चाइना और यूके, और देखिए यहाँ पे इंडिया है, या फिर यूएस और यूके के बीच में फंस गया है। बस वो खुद की, मतलब कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, ये बात तो आने आने वाले फ्यूचर में ही पता चलेगी। आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया टू आउट पेस जापान टू बिकम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030, इकोनॉमी पेज से ये आर्टिकल आया हुआ है कि इंडिया जो है 2030 तक, ये कुछ फैक्ट हैं जो हम सबको पता होने चाहिए। जैसे इंडिया जो है अभी फिफ्थ जो लार्जेस्ट, हमारे यहाँ पे बोला जाए तो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर। और इंडिया ने ये फिफ्थ कैसे बनी थी, जब 6 नंबर पे आती थी, लेकिन इंडिया ने यूके एंड फ्रांस को पहले ही पीछे छोड़ दिया है 2022 के अंदर, ठीक है। 2022 के अंदर इन्होंने पहले यूके और फ्रांस से हम लोग आगे निकल गए, और अब ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2030 तक 7 पॉइंट, कहाँ हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते थे, लेकिन अभी के हिसाब से जैसे हम लोग चल रहे हैं वो 7.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है वो इंडिया की होने वाली है 2030 तक। और अगर ऐसा हो जाता है तो जापान की इकोनॉमी को हम लोग पीछे छोड़ देंगे लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में, और उसके बाद इंडिया बन जाएगा 4th लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की, ठीक है। और अभी अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट, यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो लार्जेस्ट, यानी कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो हम लोगों को पता ही होने चाहिए। अब बात करते हैं कि किसने ये बातें बोली हैं। तो इंडिया का अगर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन देखा जाए, यानी कि जीडीपी देखा जाए, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 7.3 या 7.5 ट्रिलियन जो है वो 2030 तक हो सकता है, और ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 4th तो बनेगी कहाँ पे, हाँ वर्ल्ड के अंदर, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट बन जाएगी ये एशिया पैसिफिक के अंदर, ठीक है, एशिया पैसिफिक के अंदर। ऐसा भी माना जा रहा है कि जीडीपी ऐसा भी हो सकता है कि 2030 तक जापान के साथ साथ शायद जर्मनी को भी पीछे छोड़ दे। हमें पता है कि यूरोप के सबसे वेल जो कंट्रीज़ हैं उनमें से एक कंट्री, सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री वो जर्मनी है, वहाँ की जीडीपी बहुत अच्छी है। लेकिन ये भी माना जाता है कि इंडिया 2030 तक जर्मनी और जो फ्रांस है, जर्मनी फ्रांस को तो पहले ही छोड़ चुके हैं, जर्मनी और जो ये जापान है इन दोनों को पीछे छोड़ देगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों को पता चला। और ये कारण क्या क्या है इसमें बढ़ाने के, तो कारण क्या क्या है वो हम देख लेते हैं एक बारी। रैपिड ग्रोथ हो रही है इंडिया के डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट के अंदर, बहुत सारे लार्ज इंडस्ट्रियल सेक्टर देखने को मिल रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कितना ज़्यादा इंडिया ध्यान दे रहा है, मेक इन इंडिया जैसे
उनको लॉन्च कर रहा है मिशंस को, मेक इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, ऐसी ऐसी बातें, लोगों का बिहेवियर चेंज कर रहा है। कहाँ लोग जो है वो दूसरी कंट्रीज़ को अच्छा मानते थे क्योंकि वहाँ का उनको स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो शायद वो अच्छा लगता था, लेकिन अभी जो बिहेवियर चेंज हो रहा है कि आप अपनी कंट्री के अंदर एज अ जॉब सीकिंग पर्सन ना बनते हुए जॉब मेकिंग पर्सन बनो, यानी कि आप क्रिएटर बनो, आप नौकरियों को क्रिएट करो ना कि नौकरी मांगो। तो ऐसा कुछ करके मतलब कि लोगों का इतना ज़्यादा बिहेवियर के अंदर, सोच के अंदर चेंज देखने को मिल रहा है, वो मिल ही रहा है कि लोग काम करना चाहते हैं, लोग पीछे नहीं भाग रहे। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। इंडस्ट्री नई नई बन रही है, कंपनी नई नई देखने को मिल रही है। फिर इंडिया दोबारा दूसरा जो चीज़ है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है कि कैसे इंडिया करंटली कितनी ग्रोथ कर रहा है ई कॉमर्स के अंदर, डिजिटल मार्केट के अंदर। इवन हम जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनसे भी ज़्यादा आगे हैं अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उनसे भी पहले हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा आगे निकल के आ रहा है। और उसकी वजह से जो ग्रोथ हो रही है ई कॉमर्स की, आप चीज़ें ऑनलाइन इधर से उधर भेज सकते हैं। आप लोग अब देख ही रहे होंगे अपने आसपास में कि कैसे, कहाँ आप लोगों को कुछ साल पहले, जस्ट 5-6 ईयर्स पहले आप लोगों को जाना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह। क्या हो गया, रेयरली कोई ऑर्डर वगैरह ई कॉमर्स देखने को मिलता था, लेकिन आज जो है वो मोस्ट ऑफ द, यानी कि बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि कैसे एक इंसान ऑलमोस्ट हर डेज उसको, अगर वो सिटी वगैरह में रहता है, मेट्रो सिटीज़ में रहता है, तो बिल्कुल उनका डेली का कोई ना कोई ई कॉमर्स के ऊपर से वो चीज़ें मंगवा लेते हैं। तो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें क्या है, मार्केट को बहुत ऊपर उठा रही हैं। और ये भी देखने को मिला है कि अभी इंडिया के अंदर, देखिए मैं आपको बता दूं, 2030 तक इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 1.1 बिलियन यानी 100 करोड़ जो लोग होंगे उनको इंडिया के अंदर इंटरनेट का एक्सेस मिल जाएगा। अभी जो है वो ऑलमोस्ट 50 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट का ऑप्शन है, इंटरनेट है। इसीलिए यहाँ पे डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों के पास चीज़ें हैं, लैपटॉप है, फ़ोन है, इंटरनेट है, बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं है। और ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि जब इकोनॉमी चेंज हो रही है, जब स्टडी, वे ऑफ स्टडी चेंज हो रहा है, हर चीज़ हमें चेंज होने को दिख रही है, तो उस टाइम पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हम लोग इंटरनेट को भी आगे बढ़ाए। तो इसी के ऊपर काम किया जा रहा है और इतने लोगों तक, 1.1 बिलियन जो लोग होंगे उन तक 2030 में ये इंटरनेट पहुंच जाएगा। ऑलमोस्ट इंडिया की अभी पॉपुलेशन जो है वो 140 करोड़ तक पहुंच चुकी है, यानी कि जो 40 करोड़ में आप लगा सकते हैं ओल्ड एज पीपल या और भी बहुत सारे लोग जिन तक इंटरनेट नहीं पहुंचेगा। तो 2021 तक हो सकता है, 2022 तक पूरे इंडिया के अंदर हमको इंटरनेट का एक्सेस देखने को मिले। और बहुत सारे ऑनलाइन ग्रोसर्स वगैरह, बिग बास्केट वगैरह, ई सेल जो देखने को मिल रही है वो भी बढ़ रही है। रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को 15 मिनट 10 मिनट के अंदर मिल जाती हैं, आप लोग ऑनलाइन जब ऑर्डर करते हो। तो ये सारी चीज़ों की वजह से एक तो इंसान मतलब कि क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी चार्जेस वगैरह होते हैं, या फिर आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं, तो जो मन करता है आप ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, ज़्यादा पैसा लगाते हैं, तो फ्लो जो है पैसे का वो यहाँ से यहाँ तक घूमता ही रहता है। एक पैसे का फ्लो जब देखा जाता है मार्केट में, वो कि एक हाथ से कितने हाथों में जा रहा है और कितने टाइम में जा रहा है। तो ये बहुत स्पीडली देखने को मिल रहा है। स्पीड नहीं देखने को मिल रहा है तो चीज़ें ऊपर आनी शुरू होंगी। तो ऐसा कुछ हो रहा है। और इंडिया का जो लास्ट पॉइंट अब मैं बताने वाली वो है इंडिया की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, FDI जो है इंडिया के अंदर, वो बहुत ज़्यादा आ रही है। इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, स्ट्रांगली इन्वेस्टमेंट हो रहा है ग्लोबल टेक्नोलॉजीज से। जैसे गूगल ने इन्वेस्ट किया है, फेसबुक है, वो भी इंडिया के अंदर आ रहा है। बहुत ही कंज्यूमर मार्केट, हमें पता है जहाँ पे पॉपुलेशन होती है वहीं पे तो बहुत बड़ी मार्केट होगी ना। तो ऐसे ही इंडिया एक लार्ज फास्ट ग्रोइंग डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट बनने वाला है। एक फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के ऊपर, वो हमारे वहाँ पे भी काम आने वाला है। ठीक है, तो इंडिया की ग्रोथ हमें आगे देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट आर्टिकल, तेलंगाना लॉ अंडर स्कैनर, हाउ प्रिवेंट एंड डिटेंशन वर्क्स। तो तेलंगाना का एक जो कानून है प्रिवेंशन डिटेंशन का, वो अभी हाई कोर्ट वगैरह जो वहाँ के हैं और सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बोला है कि वो मतलब कि हमारी जो है उसके ऊपर नज़र है। ठीक है, आप ऐसे ही प्रिवेंट नहीं कर सकते किसी को। तो पहले देख लेते हैं कि प्रिवेंशन डिटेंशन होता क्या है। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, यानी प्रिवेंट क्या होता है, कुछ चीज़ों को रोकने के लिए। डिटेंशन यानी कि गिरफ्तार कर लेना, एक चीज़ को बंदी बना लेना एक तरीके से। तो प्रिवेंटिव कुछ होने से रोकने से पहले, यानी कि जब किसी ने कोई क्राइम नहीं किया है,
ठीक है। लेकिन स्टेट को लगता है कि क्राइम हो सकता है तो उससे पहले ही किसी इंसान को बंदी बना लेना। यूजुअली क्या होता है, आप क्राइम कर दें या फिर भी स्टेट आपको ऐसे ही नहीं दे सकती, आपको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, कोर्ट आपको बताता है कि इसको क्राइम क्या कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बाद आपको बंदी बनाया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हो रहा है उल्टा, यहाँ पे आपको कोर्ट के सामने नहीं जाना है, डायरेक्टली जो स्टेट है वो आपको 3 महीने से ऊपर, 1 साल से ऊपर, जब तक वो चाहे आपको जेल के अंदर रख सकती है, बढ़ा सकती है। और ये ऐसे ही कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो देखने को मिल रहा है तमिलनाडु के अंदर, जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या कोई और कंट्री भी ऐसी है इंडिया के अलावा जहाँ पे ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो फीचर्स है वो देखने को मिलते हैं? तो हाँ, बिल्कुल ऐसी और भी कंट्रीज़ हैं, यूएस, यूके, ये दोनों ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन यहाँ पे भी देखने को मिलता है। मोस्टली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट है वो इन्फ्लुएंस्ड है थोड़े बहुत यहाँ से। लेकिन अब यहाँ पे कुछ चेंज है, यहाँ पे आप इस डिटेंशन का इस्तेमाल सिर्फ तब कर सकते हो जब वॉर लाइक कंडीशंस हो, ठीक है, वॉर लाइक कंडीशंस हो, या फिर वॉर लाइक कंडीशंस में मोस्टली इमरजेंसी की जो सिचुएशंस होती है वो सिचुएशंस अगर आपको देखने को मिलती है तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का जो आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 इवन इट्सेल्फ ए फंडामेंटल राइट जो होता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक के जितने भी आर्टिकल है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 12 से लेके यानी कि आर्टिकल जो 32 होता है वो होता है कि आप लोगों को रेमेडी है कि आप कोर्ट के सामने जा सकते हो अगर कोई भी इंसान आपके फंडामेंटल राइट को तोड़ता है तो। और उसमें आपको ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे ऊपर हाई कोर्ट ऐसे नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, तो आपको अपील का ऑप्शन भी मिलता है, ठीक है। लेकिन इन्हीं फंडामेंटल्स में से एक आर्टिकल 22 है, और आर्टिकल 22 का जो क्लोज 3 है और सब क्लोज बी है वो बताता है कि कोई भी इंसान को मतलब अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेंशन के अंदर प्रोटेक्शन किया जा सकता है। लेकिन उसमें जो है वो कोई भी इंसान को जिसको डिटेन किया जा रहा है वो लॉ है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर ही किया जा सकता है। देखो आर्टिकल 22 बताता है कि आप ऐसे मतलब प्रोटेक्शन देता है कि आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन उसी के अंदर यही बोला जा रहा है कि एक्सेप्शन है, अगर ऐसा कोई कानून बना हुआ है जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, अदरवाइज ऐसे बिना किसी दोस्त के किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ऐसा आर्टिकल 22 बोलता है। फिर उसी आर्टिकल 22 के जो क्लोज 4 है और सब क्लोज 7 है वो बताता है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसको ऑपरेशनलाइज कैसे किया जाए, मतलब उसको काम में कैसे लाना होता है, ठीक है। तो ये बताते हैं कि सबसे पहले जो स्टेट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ डिस्कस करेगी, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा यानी कि डीएम जो होगा वो ऑर्डर देगा कि ठीक है आप इसको पब्लिक को की इम्पोर्टेंस के लिए आप इसको जो है डिटेन कर दीजिए। फिर वो ऑर्डर लेने के बाद अगर 3 महीने से ज़्यादा किसी को भी डिटेन करने की बात हो रही है तो वहाँ पे बनाया जाता है एक एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। इस एडवाइजरी बोर्ड का क्या काम होता है कि इसमें देखो बेसिकली बहुत सारे जो रिटायर्ड जज होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो लोग इसके अंदर होते हैं और इनका काम होता है कि क्या इसको डिटेंशन कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 22 के अंदर बोला गया है कि यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन होगा वो होगा स्टेट का, यानी कि अगर स्टेट चाहती है, और स्टेट से मेरा मतलब है गवर्नमेंट का, यानी कि अगर गवर्नमेंट चाहती है तो तब जाके आपका जो है मतलब उनको कोर्ट से कोई सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत है नहीं। तो बोर्ड अगर ठीक कर देता है तो उसके बाद कोर्ट इस बात पे उस चीज़ को गलत नहीं कर सकता कि हमें ये सेटिस्फाई नहीं लग रहा है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन जो है वो सिर्फ चाहिए स्टेट का, वो सिर्फ चाहिए मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे फिर आगे देखने को मिलता है कि कोर्ट कई बार इन चीज़ों को डिटेंशंस को गलत फिर भी कर देते हैं, रोक देते हैं, और उनका कारण वो बताते हैं टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ की डिले कर दिया है ऑर्डर को लाने में, या जो लैंग्वेज है वो आप लोगों ने सही से नहीं लिखी है जो डिटेंटी को पता होना चाहिए। और कोर्ट का ये कहना है कि अगर आप कभी भी डिटेंशन ऑर्डर आता है तो आप पहले जो जिसको आप डिटेंशन देने वाले उसको पहले बताते हैं और उसी की भाषा में जिस भाषा में उसको समझ में आता है। नेक्स्ट आर्टिकल, मोस्ट जेंडर इक्वल, आइसलैंड सीज वुमेन्स स्ट्राइक, हेयर इज़ वाई। देखिए पहले मैं आपको एक बार आइसलैंड दिखा देती हूँ। तो ये आप देखिए मैप के अंदर यहाँ पे भारत का मैप है यहाँ पे, और जब हम बढ़ते हैं भारत से यानी कि पैसिफिक सागर है, पैसिफिक अगर आप इधर भी जाएंगे नॉर्थ पैसिफिक में तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स के नीचे है यानी कि ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, नीचे है साउथ अमेरिका। और यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखिए यूरोप के नीचे ये है ग्रीनलैंड, और यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो गया होगा आइसलैंड। ऑल्दो इनके नाम काफ़ी अलग अलग है, क्योंकि देखिए सैटेलाइट से ये जो
ग्रीनलैंड है, इस पे कहीं पे ग्रीनरी नहीं दिखाई देती है क्योंकि पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। और आइसलैंड है, इसके ऊपर कहीं पे आइस कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। देखिए आप कितने छोटे पार्ट में आइस देख पा रहे हैं, पूरा ग्रीन दिख रहा है, तो ये अलग बात है। तो ये आइसलैंड है, यहाँ पे इसकी लोकेशन है। और देखिए कहाँ ये जो है बिल्कुल जो कनाडा की जो पार्ट है वो ग्रीनलैंड से जुड़ा हुआ है, और ग्रीनलैंड के नीचे आइसलैंड है। और अगर आप इसको साइड में फिर से देखेंगे, इसके आइसलैंड के राइट तरफ जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं यानी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब कंट्रीज़ के बिल्कुल ऑलमोस्ट आपको वेस्ट में दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे यूनाइटेड किंगडम्स भी है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आइसलैंड के अंदर हो क्या रहा है। तो बहुत सालों से, मतलब पिछले 14 सालों से, लगभग एक डिकेड से ऊपर हो गया है, आइसलैंड के अंदर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है ना, वो एक ग्लोबल जेंडर रैंकिंग करवाता है, इकोनॉमिक फोरम करवाता है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये इसको याद रखना जरूरी है, ये प्रीलिम्स के स्पेसिफिकली क्वेश्चन इससे आ जाते हैं ऐसे कि कौन ये करवाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो वो ग्लोबल जेंडर जो गैप रैंकिंग होती है उसको करवाता है, और उसमें लगभग पूरे 14 सालों से पिछले से आइसलैंड जो है वो हमेशा टॉप पे रहा है, फर्स्ट रहा है कि सबसे ज़्यादा जो इक्वेलिटी है किसी देश के अंदर, तो वो देखने को मिलेगी आपको आइसलैंड के अंदर। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पिछले 24 घंटों से, यानी कि 24 अक्टूबर से दशहरे के दिन से यहाँ पे हो रही है स्ट्राइक, यहाँ पे हो रही है प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस बनी हुई है, स्ट्राइक कर रही हैं। और औरतें स्ट्राइक को कर रही हैं दो कारणों की वजह से। पहला रीज़न ये है कि उनको लगता है कि जो जो वो काम करती हैं, देखिए यहाँ पे क्योंकि जेंडर इक्वलिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये भी है कि जो वर्किंग वूमन होंगी वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा होंगी, ठीक है। यहाँ की आइसलैंड की पूरी जनसंख्या आपको 4 लाख है बस, देखिए कितनी कम जनसंख्या है यहाँ पे, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे को मिल पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से इसका इस्तेमाल हो पाता है। तो सिर्फ 4 लाख वाले इसके छोटे से आइलैंड के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि दो कारणों से वुमन जो कि सबसे टॉप में आ रही है, दो कारण है जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रही है, स्ट्राइक कर रही हैं। और उनकी प्राइम मिनिस्टर जो खुद एक औरत है जिसका नाम कैटरीन जैकोब-बर्तियोर है, वो उन्होंने इस जो स्ट्राइक है इसको ज्वाइन किया। ये आपको बड़ा अटपटा लगेगा कि कोई पॉलिटिकल लीडर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो मतलब प्रोटेस्ट को या जो स्ट्राइक्स के खिलाफ होते हैं, यहाँ पे ऐसा उल्टा हो रहा है कि वो इस प्रोटेस्ट के स्ट्राइक के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये हम देखेंगे क्यों। तो पहले 2 रीजंस मैं आपको बता देती हूँ। पहला रीज़न है डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बट वायलेंस बेस्ड ऑन जेंडर, कि जेंडर की वजह से जो वायलेंस होता है। तो जो वायलेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा होता है क्योंकि उनका जेंडर जो है वो एक औरत है, तो एक तो ये बेस्ड है उस चीज़ के ऊपर। और दूसरी जो स्ट्राइक हो रही है वो स्ट्राइक हो रही है जेंडर पेइंग गैप के अंदर, यानी कि एक ही काम के लिए किसी आदमी को मिलता है 100 रुपये, तो वहाँ पे किसी औरत को मिल रहे हैं 70 रुपीज़। तो ये इन लोगों को बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। प्रोटेस्ट का नाम उन्होंने दिया है वुमेंस डे ऑफ भी देखने को मिलता है हमें, यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। लेकिन इस स्ट्राइक जो है, ये स्ट्राइक चल रही है, इसका नाम उन्होंने दिया है यू कॉल दिस इक्वेलिटी, आप इसको समानता बोलते हैं। तो ये प्रोटेस्ट का नाम है। 1975 में ऐसा ही वहाँ पे एक और स्ट्राइक देखने को मिली थी लेबर यूनियंस की, और उसी से इंस्पायर होकर वहाँ की औरतों ने ऐसा नाम अपनी स्ट्राइक को दिया है। अब हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे देखिए, मैं फिर से बता रही हूँ कि वहाँ की जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें उनका पार्टिसिपेशन फीमेल से बहुत ज़्यादा, जैसे एजुकेशन का सेक्टर है, जैसे मैं आपको बताऊं हैविली डोमिनेटेड जो सेक्टर्स हैं, जैसे चोर्स का सेक्टर है, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन वगैरह है, पेड है, अनपेड है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर वो लोग स्ट्राइक पे चली जाते हैं तो दैट्स मीन्स सिंपल सी बात है कि वहाँ का जो एकदम से काम है वो रुक जाएगा, राइट। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि फिर भी उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनके साथ खड़ी हुई हैं, और शायद ये इसी वजह से है कि इतने सालों से उनके दिमाग में ये बात है कि इक्वेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक हम वर्ल्ड में पहले नंबर पे आते हो, उनके प्राइम मिनिस्टर का ये बात बोलना भी है कि हम लोग वर्ल्ड में इक्वेलिटी के ऊपर पहले नंबर पे आते हैं, लेकिन फिर भी हम बताना चाहते हैं इस मतलब कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को कि जितनी आपको अगर फर्स्ट भी आके आप लोग पूरे के पूरे इक्वल नहीं हो, जब तक आप पूरे के पूरे समान नहीं हो जाते हो। तो
ये था हमारा आज का लास्ट आर्टिकल। और देखिए बिहाइंड मुंबई पुअर एरिया में आपको बिल्कुल अच्छे से समझा चुकी हूँ पिछले 2 आर्टिकल्स में, इसमें कुछ भी और अलग है नहीं। सो थैंक यू सो मच अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए, एंड हैव ए वेरी नाइस डे।